नॉर्थ अटलांटिक, सपनों और महत्वाकांक्षाओं का मंथन करने वाला समुद्र 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में एक जबरदस्त प्रतिद्वंदिता का गवाह बना। व्हाइट स्टार लाइन और कूनार्ड समुद्र के दिग्गज ट्रांस अटलांटिक प्रभुत्व की लड़ाई में बंद थे। कूनार्ड अपने मॉरिटानिया और लुसिटानिया के साथ गति का रिकॉर्ड अपने नाम किया था, जो तेज क्रॉसिंग का दावा करता था, जिसने जनता की कल्पना को मोहित कर लिया था। हालांकि व्हाइट स्टार लाइन ने वर्चस्व के लिए एक अलग रास्ते की कल्पना की थी। सरासर गति का उनका जवाब वेग में नहीं बल्कि भव्यता में था, एक ऐसे अनुभव को गढ़ने में जो केवल परिवहन से कहीं आगे था। उन्होंने विलासिता के एक लेविथान, एक तैरते हुए महल को बनाने की मांग की, जो ऊंचे समुद्रों पर वैभव और लालित्य को फिर से परिभाषित करेगा। व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन ब्रूस इसमें ने एक ऐसे जहाज की कल्पना की जो न केवल यात्रियों को अटलांटिक के पार ले जाएगा, बल्कि उन्हें अद्वितीय आराम और वैभव के दायरे में पहुंचाएगा। उन्होंने एक ऐसे पोत का सपना देखा जो यात्रा को गंतव्य जितना ही महत्वपूर्ण बना देगा, एक तैरती हुई दुनिया जहां हर इच्छा को बेजोड़ सेवा और अपव्यय के साथ पूरा किया जाएगा। व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता और इंजीनियरिंग दुस्साहस के एक शक्तिशाली मिश्रण से प्रेरित होकर इस महत्वाकांक्षा ने एक दुस्साहसी योजना को जन्म दिया। 3 ओलंपिक श्रेणी के लाइनरों का निर्माण, प्रत्येक को अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शानदार बनाया गया है। इन समुद्री चमत्कारों में से पहला RMS ओलंपिक 1911 में रवाना हुआ, जो आने वाले वैभव की ओर इशारा करता था। लेकिन यह दूसरा जहाज था, RMS टाइटैनिक, जिसने दुनिया की कल्पना पर कब्जा कर लिया। टाइटैनिक अपने विशाल पैमाने और वादा किए गए भव्यता के साथ मानवीय सरलता और महत्वाकांक्षा का प्रतीक बन गया, इस विश्वास का प्रमाण कि कुछ भी मानव प्रयास की पहुंच से परे नहीं था। समाचार पत्र और पत्रिकाएं जहाज के भव्य आंतरिक सज्जा के चित्रों और इसकी अत्याधुनिक तकनीक के खातों से भरे हुए थे। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज से कहीं अधिक था। यह एक तैरता हुआ शहर था, समाज का एक सूक्ष्म जगत था जो अपने स्टील के पतवार के भीतर हजारों लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को समेटे हुए था। आयरलैंड के बेलफास्ट के शिपयार्ड में स्टील और मानवीय प्रयासों की एक सिम्फनी आकार ले रही थी। हजारों मजदूर अथक परिश्रम कर रहे थे। उनके हथौड़े टाइटैनिक की लोहे की पसलियों से टकरा रहे थे। उनका पसीना और कौशल एक किंवदंती को आकार दे रहा था। गर्म धातु की गंध और प्रगति की आवाजों से हवा घनी थी, जो परियोजना के विशाल पैमाने की निरंतर याद दिलाती थी। हर कील ठोंकी गई, हर प्लेट लगाई गई, टाइटैनिक को उसके पानी वाले प्रभुत्व के करीब एक कदम ले आई। टाइटैनिक के आंकड़े चौंका देने वाले थे, आज के मानकों से भी। लंबाई में 882 फीट और 52,000 टन से अधिक के विस्थापन के साथ यह मानव हाथों द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे बड़ी चल वस्तु थी। इसके विशाल पतवार 16 वाटर टाइट डिब्बों में विभाजित को सबसे गंभीर टकरावों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो इस प्रचलित विश्वास का प्रमाण था कि जहाज वस्तुतः अकल्पनीय था। 4 विशाल फनल, जिनमें से प्रत्येक में एक ट्रेन इंजन लगाने की क्षमता थी, उसके डेक से ऊपर उठे धुएं के गुबार निकल रहे थे, जो भीतर छिपी अपार शक्ति की बात करते थे। जहाज के अंदर विलासिता की दुनिया आकार ले रही थी। दुनिया के सभी कोनों से लाए गए मास्टर शिल्पकार ऐसे अंदरूनी भाग बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे थे जो सबसे भव्य महलों को टक्कर देते थे। चमचमाती महोगनी, जटिल नक्काशी और शानदार साज सज्जा प्रथम श्रेणी के क्षेत्रों को सुशोभित करती है, जो अद्वितीय भव्यता के अनुभव का वादा करती है। अलंकृत भोजनशालाओं से लेकर तुर्की स्नानागार और स्विमिंग पूल तक हर विवरण उस युग की बात करता था जहां अपव्यय की कोई सीमा नहीं थी। टाइटैनिक पर कदम रखना एक तैरते हुए महल में प्रवेश करने जैसा था। प्रथम श्रेणी के यात्री, जो विशेषाधिकार प्राप्त जीवन के आदी थे, ने खुद को वैभव के उस स्तर से घिरा पाया जो शायद ही कभी जमीन पर देखा जाता हो। गढ़ा लोहा और चमकते झूमरों से सजा एक भव्य सीढ़ी निचले डेक तक भव्य रूप से बहती थी। इसकी पॉलिश की हुई लकड़ी उन लोगों के उत्साह और प्रत्याशा को दर्शाती है जो इसके कदमों की शोभा बढ़ाने के लिए भाग्यशाली हैं। एडवर्डियन लालित्य की उत्कृष्ट कृति भोजन सैलून एक समय में 500 से अधिक मेहमानों को बैठा सकता था। यहाँ जगमगाते क्रिस्टल और चमचमाते चांदी के बर्तनों के बीच यात्रियों ने एक ऐसे मेनू पर भोजन किया जिसमें दुनिया भर के व्यंजन शामिल थे।
जहाज की रसोई गतिविधि का एक छत्ता रसोइयों, बेकर्स और मूर्तिकारों की एक फौज द्वारा स्टाफ्ड थे। सभी अभिजात वर्ग के समझदार स्वाद को संतुष्ट करने के लिए अथक प्रयास कर रहे थे। अधिक अंतरंग सेटिंग चाहने वालों के लिए निजी भोजन कक्ष थे, जहां परिवार और समूह एकांत विलासिता में एकत्रित हो सकते थे। भोजन और मनोरंजन क्षेत्रों से परे टाइटैनिक ने हर इच्छा को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई सुविधाओं का खजाना पेश किया। नवीनतम व्यायाम मशीनों से सुसज्जित एक व्यायामशाला ने यात्रियों को समुद्र में रहते हुए अपनी फिटनेस व्यवस्था बनाए रखने की अनुमति दी। उस युग के जहाजों पर एक दुर्लभ वस्तु, एक स्विमिंग पूल, समुद्री हवाओं से एक ताजा राहत प्रदान करता था और बौद्धिक उत्तेजना चाहने वालों के लिए एक अच्छी तरह से भरी हुई लाइब्रेरी और यहां तक कि एक स्क्वैश कोर्ट भी था। जहां प्रथम श्रेणी के यात्री विलासिता की गोद में आनंद ले रहे थे, वहीं टाइटैनिक का दिल डेक के नीचे एक अलग लय में धड़क रहा था। सैकड़ों पुरुष और महिलाएं जहाज के गुमनाम नायक विशाल पोत को सुचारू रूप से चलाने के लिए अथक प्रयास कर रहे थे। फायरमैन ने जहाज के 29 विशाल बॉयलरों में कोयला फेंका। उनके चेहरे कालिक से सने हुए थे, उनके शरीर अथक गर्मी से दर्द कर रहे थे। इंजीनियर, उनके कान इंजनों की सिम्फनी के अनुरूप थे, जहाज के महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी करते थे, यह सुनिश्चित करते थे कि टाइटैनिक प्रकृति की अक्षम्य शक्तियों पर मानवीय सरलता की विजय बनी रहे। जहाज के आंत्र में चमचमाते बॉलरूम और भव्य स्टेटरूम से दूर ब्लैक गैंग ने अस्पष्टता में काम किया। ये लोग, जो ज्यादातर लिवरपूल और बेलफास्ट के सबसे गरीब तबके के स्टोकर और ट्रिमर थे, ऐसी परिस्थितियों में काम करते थे जो अक्सर असहनीय होती थी। भीषण गर्मी और दम घुटने वाली कोयले की धूल से घिरे उन्होंने ईंधन के लिए जहाज की अतिरिक्त भूख को खिलाने के लिए अथक परिश्रम किया। उनका पसीना और परिश्रम वह अदृश्य शक्ति थी जिसने टाइटैनिक को अटलांटिक के विशाल विस्तार में पहुंचाया। फिर भी उनके अनुभवों में भारी अंतर के बावजूद चालक दल और यात्रियों के बीच कमराडरी की भावना मौजूद थी। प्रथम श्रेणी के यात्रियों की जरूरतों को पूरा करते हुए उनकी वर्दी और बेदाग शिष्टाचार वाले स्टीवर्ड उनकी मुस्कान लंबे समय और मांगलिक काम को छिपाते थे। तीसरे दर्जे के क्वार्टरों में, जहां परिवार तंग केबिनों में एक साथ हडल थे, चालक दल अक्सर कर्तव्य की पुकार से ऊपर और परे चला जाता था, कहानियां साझा करता था, आराम प्रदान करता था और अनिश्चित भविष्य के सामने आशा की एक किरण प्रदान करता था। 10 अप्रैल 1912 को प्रत्याशा से भरे आकाश के नीचे आरएमएस टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से अपनी पहली यात्रा शुरू की। दुनिया ने अब तक जो सबसे बड़ा जहाज देखा था, उसने हलचल भरे बंदरगाह की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक राजसी व्यक्ति को काट दिया। उसके 4 विशाल फनल आकाश को छूते हुए प्रतीत हो रहे थे। हजारों शुभचिंतकों ने गोदी को पंक्तिबद्ध किया। उनके जयकारे पानी में गूंज उठे, क्योंकि टाइटैनिक अपने इंजनों के एक शक्तिशाली कंपकंपी के साथ अपने मोरिंग्स को खिसका दिया और अपने धनुष को खुले समुद्र की ओर इशारा किया। बोर्ड पर समाज का एक सूक्ष्म जगत एक ऐसी यात्रा पर निकला जो हमेशा के लिए इतिहास में अंकित हो जाएगी। करोड़पति और अप्रवासी, अभिजात वर्ग और कलाकार, सभी टाइटैनिक के आकर्षण और अटलांटिक के पार एक नए जीवन के वादे से एक साथ आकर्षित हुए। प्रथम श्रेणी के केबिनों में शैंपेन स्वतंत्र रूप से बहती थी, क्योंकि अमीरों ने जहाज की सफलता के लिए टोस्ट्स किया था। द्वितीय श्रेणी के अधिक मामूली क्वार्टरों में परिवार आपस में मिलते थे और कहानियां साझा करते थे। उनका उत्साह स्पष्ट था। और स्टीयरेज की भीड़भाड़ वाली जगह में अप्रवासी, उनका सामान उनके चारों ओर कसकर बंधा हुआ था, नई दुनिया में एक उज्जवल भविष्य के सपनों से चिपके हुए थे। जैसे ही टाइटैनिक साउथहैम्पटन से बाहर निकला, उसके डेक यात्रियों और चालक दल की हलचल से जीवंत हो गए। उत्साह की भावना आशंका के संकेत के साथ हवा भर गई। जहाज अपने आकार और तकनीकी चमत्कारों के बावजूद उत्तरी अटलांटिक के विशाल और अप्रत्याशित विस्तार में नौकायन कर रहा था। हिमखंड, गहरे समुद्र के वे खामोश दिग्गज सतह के नीचे दुबके हुए थे। उनकी उपस्थिति सबसे मजबूत जहाजों के लिए भी एक निरंतर खतरा थी। फिर भी टाइटैनिक पर आत्मविश्वास की एक व्यापक भावना थी। एक विश्वास था कि यह जहाज, मानव इंजीनियरिंग का यह चमत्कार अकल्पनीय था।
4 दिनों तक टाइटैनिक पश्चिम की ओर भाप से चलता रहा। उसके शक्तिशाली इंजन समुद्री मील खा रहे थे। उसके यात्री समुद्र में जीवन की लय में बस रहे थे। मौसम शांत था, समुद्र अपेक्षाकृत शांत था। जहाज प्रकाश और विलासिता का प्रतीक समुद्र की सतह पर सहजता से सरकता हुआ प्रतीत होता था। उसके यात्रियों ने इंजनों के स्थिर थ्रम और आसपास के समुद्र की आश्वस्त विशालता से सुरक्षा की झूठी भावना में डाल दिया। हालांकि 14 अप्रैल की शाम को टाइटैनिक पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। हवा, जो पहले बच्चों की हंसी, संगीत की खिंचाव और बातचीत की बड़बड़ाहट से भरी हुई थी, स्थिर हो गई। जहाज, जो कभी गतिविधि का छत्ता था, अपनी सांस रोककर रखता हुआ प्रतीत होता था। इसका विशाल आकार तारा जड़ित आकाश की विशालता से बौना हो गया था। जहाज पर सवार लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक के एक ऐसे क्षेत्र में भाप बन रहा था जहां हिमखंड, समुद्र के वे खामोश हत्यारे एक घातक खतरा पैदा करते थे। रात के 11:40 पर अकल्पनीय हुआ। कौवे के घोंसले में देखने वालों ने अंधेरे में अपनी आंखें मूंद ली। जहाज के रास्ते में सीधे उदासी से बाहर निकलते हुए एक आकृति देखी, एक विशाल हिमखंड। उसकी दांतेदार चोटियां एक ढलते चांद की रोशनी में चमक रही थी। पुल पर उन्मत्त चेतावनियां दी गईं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक उसके विशाल आकार की प्रतिक्रिया करने में धीमे ने अपने स्टारबोर्ड की तरफ हिमखंड को टक्कर मार दी, जिससे जहाज में एक कंपकंपी आ गई जो स्टेम से स्टर्न तक महसूस की गई। प्रभाव, हालांकि यह जहाज पर सवार कई लोगों को मामूली लगा, ने टाइटैनिक के पतवार में कई जगहों पर दरारें डाल दी थीं, जिससे कई पानी के डिब्बे टूट गए थे। समुद्री जल बर्फीले, ठंडे और अथक जहाज के आंत्र में बह गए। इसकी प्रगति धीमी हो गई, लेकिन इंजन चालक दल के बहादुर प्रयासों से नहीं रुके। जैसे जैसे स्थिति स्पष्ट हुई, स्थिति की गंभीरता यात्रियों और चालक दल पर हावी होने लगी। अकल्पनीय जहाज व्हाइट स्टार लाइन का गौरव पानी ले रहा था और उसका भाग्य अनिश्चित रूप से अधर में लटका हुआ था। पुल पर कैप्टन एडवर्ड स्मिथ, उनका चेहरा अविश्वास और बढ़ते हुए आतंक से सराबोर था। सामने आई आपदा को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। आदेश जारी किए गए, संकट रॉकेट दागे गए और जहाज के वायरलेस ऑपरेटर ने मदद के लिए उन्मत्त दलीलों को टैप करना शुरू कर दिया। उनके मोर्स कोड संदेश उजाड़ एयरवेव्स पर गूंज रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रात ढलती गई और टाइटैनिक का धनुष पानी में नीचे गिरता गया, यह दुखद रूप से स्पष्ट हो गया कि मदद अगर आई भी तो समय पर नहीं आएगी। अकल्पनीय संकट का सामना करते हुए साहस और निस्वार्थता के कार्यों ने अंधेरे को रोशन किया। बैंड अराजकता के लिए एक भूतिया प्रतिकार बिंदु बजाना जारी रखा। उनकी धुनें बढ़ती दहशत के बीच शांत की एक झलक पेश करती हैं। पुरुषों, उनके चेहरे डर और इस्तीफे से सने हुए थे। महिलाओं और बच्चों को जीवन रक्षक नौकाओं में मदद की। उनके शिष्टाचारपूर्ण कार्य मृत्यु के सामने मानवीय शालीनता की स्थायी शक्ति के प्रमाण थे। और जैसे ही टाइटैनिक का स्टर्न पानी में ऊंचा उठता गया, कोण लगातार तेज होता गया। जो लोग जहाज पर बने रहे, उन्होंने अपने भाग्य का सामना आतंक, इस्तीफे और अविश्वास की एक अजीब भावना के मिश्रण के साथ किया। 15 अप्रैल 1912 को 2:20 पर आरएमएस टाइटैनिक, उसकी रोशनी अंधेरे के खिलाफ रक्षात्मक रूप से धधक रही थी, लहरों के नीचे फिसल गई, अपने साथ 1500 से अधिक आत्माओं को लेकर। टाइटैनिक का डूबना, जो कभी अकल्पनीय था, एक भयावह वास्तविकता बन गई। मानव जीवन की नाजुकता और यह मानने के अहंकार की एक कठोर याद दिलाता है कि सबसे शक्तिशाली रचनाएं भी प्रकृति के प्रकोप का सामना कर सकती हैं। दुनिया ने डरावनी दृष्टि से देखा क्योंकि आपदा की खबर फैल गई। त्रासदी ने दुनिया भर में सदमे की लहरें भेज दी। डूबने के बाद वीरता और बलिदान की कहानियां सामने आईं, जो अंधेरे के बीच रोशनी की झलक पेश करती हैं। वायरलेस ऑपरेटरों की बहादुरी, जिन्होंने बहुत अंत तक संकट के संकेत भेजना जारी रखा, पौराणिक हो गए। उन पुरुषों की निस्वार्थता, जिन्होंने जीवन रक्षक नौकाओं में अपनी जगह छोड़ दी ताकि महिलाएं और बच्चे जीवित रहें, मानवीय करुणा की स्थायी शक्ति का प्रमाण बन गए। और जहाज के लहरों के नीचे फिसलने तक बजने वाले बैंड की भूतियां आवाजें मृत्यु के सामने साहस और गरिमा का एक स्थायी प्रतीक बन गई। टाइटैनिक के डूबने का दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे समुद्र के साथ
हमारे संबंधों को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल गया। सुरक्षा नियमों में बदलाव किया गया, समुद्री कानूनों को फिर से लिखा गया और दुनिया ने एक ऐसे जहाज के नुकसान का शोक मनाया जो मानव उपलब्धि के शिखर का प्रतीक बन गया था। फिर भी जब हम त्रासदी को याद करते हैं तो हम मरने वालों और जीवित रहने वालों की अदम्य भावना का जश्न मनाते हैं। उनकी कहानियां प्रतिकूलता के सामने आशा, लचीलापन और मानवता के अटूट बंधन की स्थायी शक्ति की मार्मिक याद दिलाती हैं।